वेलकम टू द बीसीसी नॉलेज हब। हम केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ के तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का प्रैक्टिस पार्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, उसमें समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार से जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है वो मोज़ले के द्वारा जो है वो हेनरी मोज़ले के द्वारा बनाया गया फाइनली, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। आइए इसी आधुनिक आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिए गए हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और करते हैं उसको। पहला क्वेश्चन देखिए है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये सत्य है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से आप बाईं से दाईं ओर जाएंगे यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे जो है वो परमाणु की त्रिज्या वो घटती जाती है और धात्विक लक्षण कम होते जाते हैं। इसी प्रकार से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है, क्योंकि लिथियम की संयोजकता कितनी है +1 है, बल्कि बेरियम की संयोजकता कितनी है +2 है। इसी प्रकार से बोरान की ज़्यादा है, कार्बन की 4 है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती जा रही है आपकी। और अगर आप देखेंगे कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो ये कथन हमको असत्य लग रहा है, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है और परमाणु इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करते, इसीलिए तो धात्विक लक्षण घटते जाते हैं। तो यही जो है कथन जो है वो असत्य हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन, पहला का सी। दूसरे का देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है तत्व X यानी कि कोई तत्व आपको दिया गया X है, वो HCl2 बनाता है, सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में संभवतः कौन सा तत्व ये होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे पकड़ लीजिए आप कि HCl2 है, तो देखिए HCl2 का मतलब ये हो गया कि क्लोरीन के जो है वो 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और 2 क्लोरीन को जुड़ने के लिए साथ में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि क्लोरीन की आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर आपको याद हो KLMNO वाले रूल के हिसाब से 2, 8 और 7 होते हैं, मतलब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जो वो किसी से ले लेगा। अब ये X जो भी है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मगर आप ध्यान रखिएगा कि सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करता है, जबकि एल्युमिनियम एल्युमिनियम को आप देखेंगे तो एल्युमिनियम यहाँ पर रखा गया है देखिए, और एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो 3+ बनाता है। और अगर आप सिलिकॉन को देखेंगे तो सिलिकॉन भी कहीं ना कहीं एल्युमिनियम के आगे रखा हुआ है, इसकी भी संयोजकता ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीशियम ही ऐसा है जिसकी संयोजकता कितनी है, 2 है, यानी मैग्नीशियम को आगे देखेंगे तो परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2, 8 और 2 होता है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को दे सकता है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो MgCl2 होगा। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। दूसरा कि जिसका गलनांक अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्नीशियम है इसका गलनांक अधिक है, क्योंकि ये मेटल है सबसे बड़ी बात, और ये यहाँ पे रखी गई, इसका गलनांक अधिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो है वो साइज़ बढ़ता जाता है, ये क्योंकि इसका साइज़ छोटा है इसलिए इसका गलनांक अधिक है, साइज़ बढ़ता जाएगा तो गलनांक भी घटता जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाता है। तो चलिए आप बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसको है कि किस तत्व में 2 कोश तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका नियॉन। क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, यानी कि 2 कोश हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूरित हैं। तो नियॉन को देखेंगे, नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना 10 होता है, 2 और 8 इसमें डिवाइड कर दिया है, यानी K और L। तो इसको देखेंगे तो 2 कोश हैं, और या 1 और 2 कह सकते हैं आप इसको, तो 2 कोश हो गए टोटल, ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से क्या है, पूरित है, मतलब इससे अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखिए आपका, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी किस प्रकार से मैग्नीशियम जो है वो 12 होता है, तो 2, 8 और 2 होता है। नेक्स्ट है आपका कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपका होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितने कोश हैं, कुल 3 कोश हैं, और संयोजक और कोश में कितने हैं, वो संयोजकता कोश में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आप पीरियोडिक टेबल में आके भी इसको समझ सकते हैं। समझने के लिए जैसे कि आपको अगर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सिलिकॉन की। तो देखिए सिलिकॉन जो है वो यहाँ पे रखा गया है कौन से ग्रुप में, समूह में, 14वें समूह में है। तो यहाँ पे देखिए 14वें समूह होने के कारण जो है
यहाँ देखेंगे तो आप आवर्त, यहाँ से दोनों चीज़ आप देखा करिए, 14वां समूह हो गया, आवर्त कौन सा हो गया, वो तीसरा हो गया। तीसरा आवर्त का मतलब साफ हो गया कि कोष कितने हैं, 3 है। मैंने आपको पहले बताया है, पहले में 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, तो कुल कितने कोष हैं, 3 हैं। और संयोजकता में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप सिलिकॉन को नहीं देखते हैं, 14 नंबर है, तो 14 सिलिकॉन को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। सिलिकॉन को कितना होता है, 14 होता है। तो अब इसको देखिए, 2, 8 और 4, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने, 4, यानी के, एल और एम। एम में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोश में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, यानी कि कुल 2 कोश है तथा संयोजकता में कोश 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा बोरान हो जाएगा, ठीक है। बोरान को जब आप देखेंगे तो बोरान का यहाँ पे आप अगर देखते हैं इस प्रकार से, किस प्रकार से आपका बोरान रखा हुआ है यहाँ पे, तो बोरान आपका रखा हुआ है समूह नंबर 13 में, और ग्रुप नंबर कौन सा है ये, आवर्त नंबर कौन सा है, ये 2 है। इसका मतलब 2 कोश हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे आप तो 5 है इसका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 5 होने का तात्पर्य क्या हो गया बोरान के केस में, कि भाई 2 और 3। तो आप देखिए कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोश में, और टोटल कोश कितने हैं, 2 है। ये क्लियर हो गया। अभी दूसरे कोश में पहले कोश से दुगने इलेक्ट्रॉन है, ई वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका कार्बन आता है। यानी कि दूसरे कोश में पहले कोश से दुगने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, मतलब 2 और 4, तो 2 इसमें, दूसरे में 4, तो दूसरे में ये पहला कोश है, दूसरा कोश है, तो दुगने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सिंपल है, आप आवर्त सारणी को देख के समझ सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखिए, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। तो देखिए आप, चलिए हम पहुँचते हैं, सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। तो बोरान फैमिली को देखते हैं कौन से गुणधर्म समान है। देखिए सभी के सभी इसमें आपको मेटल से दिखाई देंगे। इस वाले समूह में देखिए बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सभी के सभी क्या है, पहली बात तो मेटल्स हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ में। दूसरा क्वेश्चन, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। तो इसको भी जरा देखते हैं कि फ्लोरीन के स्तंभ में, मतलब 17 नंबर के स्तंभ में, तो इसमें ज़्यादातर क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं। इसमें आप जब नीचे जाएंगे तो कोशों की संख्या क्या है, वो बढ़ती जाती है, यानी कह सकते हैं धात्विक गुण जो है बढ़ता है, और ऊपर जाने पे आधात्विक गुण बढ़ता है। इसी प्रकार से बोरान में नीचे जाएंगे धात्विक गुण बढ़ता है, ऊपर जाने पे धात्विक गुण घटता है। और बोरान में स्पेशली सब मेटल्स हैं, और फ्लोरीन वाले इसमें जो है सब नॉन मेटल्स हैं। तो ये सिंपल है, मैंने आपको जो बताया है उसकी आधारित है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 287 है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इसको आपको पूछा जा रहा है इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। बड़ा आसान है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2, 8 और 7 आपको बोलना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका मतलब ये पूरे इसके परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या होती है, वो परमाणु क्रमांक होती है, यानी परमाणु संख्या होती है। तो इसका मतलब इसको जोड़ते हैं हम, 2, 8, 10 हो गया और 7, 17, मतलब ये स्पष्ट हो गया कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, वो 17 है। यानी एटॉमिक नंबर जिसको हम बोलते हैं वो कितना है, 17 है। आप टेबल में जाके देख भी सकते हैं कि 17 जो है वो कौन से परमाणु का क्रमांक होता है, वो होता है क्लोरीन का। यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, वो 17 हो गया। तो ये परमाणु कौन सा हमारा, क्लोरीन है। आप पूछ रहे हैं इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, कितनी, 17 है। और निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। ठीक है, परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। किस तत्व के साथ इसकी समानता होगी, नाइट्रोजन के साथ होगी, फ्लोरीन के साथ होगी, फास्फोरस के साथ होगी, या आर्सेनिक के साथ होगी। तो आपको पूछा जा रहा है, तो देखिए आर्गन के साथ होगी। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे क्लोरीन की समानता किसके साथ होगी, इसके साथ होगी, इसके साथ होगी, इसके साथ होगी, फास्फोरस के साथ होगी, या किसी दूसरे के साथ होगी। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि क्लोरीन एक समूह में रखे गए सभी तत्वों की जो है आपस में समानताएं होती हैं, क्योंकि इनकी संयोजकताएं समान होती हैं। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी, 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, ब्रोमीन की 1 है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फ्लोरीन की समानता किसके साथ होगी, वो क्लोरीन के साथ होगी। ठीक है, फ्लोरीन की समानता किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आवर्त सारणी में 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। ठीक है, देखिए यहाँ समूह 16 दिया गया है, समूह 17 दिया गया है, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार आपको दी गई है। अब
क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है कि ए धातु है या आधातु है, यानी समूह 17। तो चलिए पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ए धातु है कि आधातु है, यानी हमको ग्रुप नंबर क्या दिया है, 16 और 17 दिया गया है। तो ए के बारे में पूछा जा रहा है धातु है या आधातु। तो देखिए 17 में जो भी चीज़ें रखी गई हैं, जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं, ज़्यादातर कैसी है, वो आधातु ही है। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि जो ए है वो कैसी है, वो आधातु ही होगी। ये आपको क्लियर हो गया, ए कैसी होगी, वो आधातु होगी। अब पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए ए की अपेक्षा सी अधिक है या कम है, तो इसका मतलब कि ए को ऊपर रखा गया है, सी को नीचे रखा गया है। हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस क्या है, यानी त्रिज्या क्या है, वो बढ़ती जाती है, और त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ क्या है, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो ग्रुप समूह यानी समूह 17 में ज़्यादातर कैसे वो आधातु है। आधातु का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इसका मतलब नीचे आते जाएंगे तो आधात्विक प्रवृत्ति वो घटती जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रवृत्ति घटती जाएगी। तो क्रियाशील ज़्यादा कौन हुआ, ए ज़्यादा क्रियाशील होगा और सी जो है वो कम क्रियाशील होगा। या आपको अगर ये पता है कि धात्विक या कहते रिलायन या क्या धनायन की क्षमता अगर आप देखते हैं तो वो भी देखेंगे तो ए में ज़्यादा है और सी में कम होगी, क्योंकि ए में प्रवृत्ति ज़्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉनों को ले ले और सी में प्रवृत्ति होगी कि इलेक्ट्रॉनों को दे दे कंपेरेटिवली। तो वो ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कम देखते हैं कि सी का साइज़ बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप इसमें पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते जाते हैं साइज़ क्या है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आवर्त आपके यानी कि कोश आपके बढ़ते जाते हैं, साइज़ जो है वो बड़ा होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि जो साइज़ सी का है वो बड़ा होगा और ए का वो बी से यहाँ पे आपको इस प्रकार से पूछा गया है बी और सी समूह में देखते हैं। तो चलिए वो भी ठीक है कि अगर आप ए और सी का साइज़ देखेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया फिर भी ए का साइज़ छोटा और सी का बड़ा होगा, बट आप समूह का आपस में कंपेरिजन करेंगे तो आपस में आपको मैंने बताया था इधर से जाने पर त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो घटता है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो बी का रेडियस है वो छोटा बड़ा होगा, सी का रेडियस वो छोटा होगा। तो साइज़ में कौन छोटा होगा, सी छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो तत्व ए जो है वो किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो तत्व जो ए है वो किस प्रकार का वो ऋणायन बनाएगा, क्योंकि इसमें क्षमता है वो इलेक्ट्रॉनों को लेने की है। तो इस प्रकार से ऋणायन बनाएगा, जैसे क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन ये सब ऋणायन बनाते हैं। अगर आपको मैं याद दिला दूं तो HCl का एग्जांपल आप लीजिए। तो क्लोरीन कैसा बनाता है ग्रुप 17 में, और ये माइनस चार्ज इस पर आता है, यानी H++ Cl- आता है, मतलब ये ऋणायन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का देखिए क्या है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। ठीक है, इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन का कितना है 5 है, और 5 को अगर आप लिखेंगे 2, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन का कितना है 7 है परमाणु संख्या, 7 को आप लिखेंगे 2 और 5। इसी प्रकार से फास्फोरस को देखते हैं, फास्फोरस का 15 है, इसको लिखेंगे 2, 8 और 5। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया आपने। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा, कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा। तो देखिए ऋण विद्युत होगा वो जो कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ग्रहण करेगा, लेगा। मगर फास्फोरस का आप देखेंगे तो यहाँ पे साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ जाने का मतलब है कि इसमें कह सकते हैं आप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे आ पा रहे हैं, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे रखा है, फास्फोरस यहाँ पे रखा है। नीचे आने पर आपको अच्छी तरीके पता है कि धात्विक प्रकृति बढ़ती है, जबकि ऋण बनाने का मतलब है कि अधात्विक गुण ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऋणायन ज़्यादा बनाना चाहिए। तो यह स्पष्ट हो गया कि ऊपर जाएंगे तो नाइट्रोजन में ये प्रकृति ज़्यादा होगी। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि नाइट्रोजन ये प्रवृत्ति ज़्यादा शो करेगा, मतलब ऋणायन बनाने की, यानी ऋण विद्युत प्रकृति किसमें ज़्यादा होगी, वो नाइट्रोजन में होगी। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट देखते हैं कि 8वां नंबर का क्वेश्चन है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या संबंध है, आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। इसमें जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आवर्तों को देखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे आवर्तों में शेल्स यानी कोश की संख्या बढ़ती जाती है। तो सारा का सारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम जो है उस यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, 20 है। इसके चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। इसके ऊपर मैग्नीशियम 12 नंबर का, पोटेशियम 19 नंबर का, स्कैंडियम 21 नंबर का और स्ट्रोंशियम 38 नंबर का रखा हुआ है। अगर आप रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे तो 12 के बाद जो है वो सीधा 20 और फिर 38 आता है। तो अब रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों को आप देखेंगे तो दोनों के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि रासायनिक गुणधर्म तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के समान ही होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी और उसको आधुनिक आवर्त सारणी में उसको ठीक भी किया गया। तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं और क्वेश्चन को आप लेक्चर को रिवाइज करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी समझ में आ जाएंगे। तो आप उसको करिए, कोशिश करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जब मैं आवर्त सारणी का आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।